हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मैं पढ़ाऊँगा ये पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगा। जो भी सिलेबस होगा हम वो सब कवर करेंगे, जो कट हुआ है वो भी हम कवर करेंगे क्योंकि क्लास 12th में उसकी बहुत ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये वीडियो हमारी वन शॉट होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? हमारे पास जैसे कोई वायर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम जब तक इसमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे या कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कोई सेल। हमने लगाया कोई सेल। तो जब हम यहाँ पे सेल लगा देंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज फ्लो करना वायर में शुरू करेगा, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जिसको हम रेफर करेंगे सिंबल आई से। सिंबल आई से, तो सिंबल आई से रेफर करेंगे तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल देते हैं हम? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में एक और डेफिनेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला क्रिएट हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसको अब निकालने के लिए पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मैं कि हमारे पास जैसे मानो डेफिनेशन अभी हाथों हाथ करेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल आई से। तो आई क्या होता है हमारा? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया, फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया इन टाइम टी, इन टाइम टी। कितना चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ है कितनी देर में, उसको बोलते हैं करंट। इसकी यूनिट होती है करंट की एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर जो यूनिट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी है। उनका साइंटिस्ट का नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। एंड्री मैरी एम्पियर, उन्होंने ही, उनके नाम पर ही ये यूनिट पड़ी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके उसमें अगला टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को ऐसे समझेंगे, ये कोई वायर है, ठीक। यहाँ पे हमने बैटरी भी लगा दी, बैटरी सॉरी सेल लगा देते हैं, और ये कोई की है, ये कोई की है। की के दो सिंबल होते हैं, की के दो सिंबल होते हैं, एक ये, दूसरा ये। की के दो सिंबल होते हैं, एक ये, दूसरा ये। इसको हम बोल देते हैं ओपन, इसको बोलेंगे ओपन की, इसको बोलेंगे ओपन की, इसको बोलेंगे क्लोज्ड की, क्लोज्ड की। तो हमारे इस डायग्राम में, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको, इस डायग्राम में हमारी इस टाइम पे की ओपन है। तो जब ये की ओपन होगी, की ओपन होगी, की हमारी ओपन है, ठीक है। मान लिया ये कोई, ऐसे मान लो ये की है, ठीक है, ये वायर है, ये हमारी की इस टाइम पे ओपन है, ये हमारी की ओपन है, ठीक है। जब तक ये की ओपन होगी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा यहाँ से, ठीक है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो कोई यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। तो जब हम यहाँ पे की को करेंगे क्लोज्ड, जैसे ही हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा वायर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर के दो बीकर हैं, दो बीकर हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, इनको हमने कर दिया यहाँ से कनेक्ट, ये है कनेक्टेड, और यहाँ पे भर दिया हमने इनको पानी, पानी। यहाँ पे वाटर फ्लो दोनों में होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पे, दोनों वाटर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वाटर की दोनों की सेम है। वाटर फ्लो करवाने के लिए हमको या तो एक को ऊपर करना होगा या एक को नीचे, ताकि पोटेंशियल बोल रहा हूँ यहाँ, ताकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी वाटर की, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हमने किया यहाँ पे ऊपर, ठीक। अब जो ऊपर है, जो ऊपर है, पानी दोनों में सेम है, यहाँ से वाटर यहाँ से होता हुआ इस वाले में आ जाएगा और ये बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका, इसमें हम और वाटर ऐड करें, और यहाँ पे वाटर ऐड करा, तो भी जब तक ये सेम लेवल पे नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे वाटर फ्लो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप होने तक यहाँ पे वाटर फ्लो होगा, जब तक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो जाती। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह, इसको हटाते हैं। करंट को फ्लो होने के लिए भी एक चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक वायर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मानो हमारे पास कोई यहाँ पे चार्ज है क्यू, चार्ज है क्यू, नीचे करता हूँ, यहाँ पे चार्ज है क्यू, इसकी यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसकी कोई फील्ड होगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने। ठीक है, अब हम कहीं से दूसरा चार्ज क्यू इसकी तरफ लेके आएंगे। ठीक, इसकी तरफ जब हम लेके आएंगे, इस चार्ज को पकड़ के यहाँ पे लेके आए, लेके आए, लेके आए, लेके आए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे, पकड़ के ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जब लाएंगे तो उसको हमें रिपल्शन होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में। वो जो रिपल्शन होगा उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे कुछ वर्क डन करेंगे। जो हम वर्क डन करेंगे इसको यहाँ पे लाने लाने में, लाने लाने में, लाने लाने में, लाने लाने में, अब जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, जितना यहाँ पे इसकी पावर होगी उसके अगेंस्ट हमको उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, जितनी इसकी पावर होगी उतना ही हमको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। उतना ही हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल V से। यूनिट होगी इसकी वोल्ट, वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल हुआ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। तो इसको करेंगे चार्ज से डिवाइड। अमाउंट कितना वर्क डन हमने किया किसी चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने के लिए, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डेफिनेशन क्या हुई? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge from one point to another, from one point to another is called potential difference, is called potential difference। इसके अगेंस्ट, किसी चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन होगा बहुत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे हमको पता होता है कि दूसरा चार्ज
यहाँ से लिया है, एक यहाँ से आया है, तो हमें पता है कि दूसरे चार्ज कहाँ से और कहाँ पे ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दोनों पॉइंट हमको पता है। इसमें क्या होता है, पॉइंट हमारा अननोन होता है, तो हम यहाँ पे जनरली यूज कर देते हैं इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन में केवल एक अंतर है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट जो कि दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यहाँ पे इन्फिनिटी से लाएंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी से लाएंगे उस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट 1, हमको पता नहीं इन्फिनिटी पे किस जगह से ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अननोन है। और यहाँ पे मान लिया हमारा कोई 2 पॉइंट है, वो भी हमको पता है, और 1 पॉइंट ये भी हमको पता है। बस इतना सा अंतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे जब हम कोई चार्ज, मान लिया हमने 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए हमारा वर्क डन होगा 1 जूल, तो हमारी ये वैल्यू होगी 1 वोल्ट के बराबर। व्हेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, then the potential difference is 1 volt, then the potential difference is 1 volt, 1 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ में दी हुई है, एक दी हुई है हमारी एमीमीटर, 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 दूसरी है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। डिफरेंस इसमें आ सकता है, इसका सिंबल होता है ए, इसका सिंबल होता है वी। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये करंट को मेजर करता है, इट मेजर्स करंट, और ये पोटेंशियल, इट मेजर पोटेंशियल, पोटेंशियल, इट मेजर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है किसी दो पॉइंट में, उनके बीच में हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टमीटर वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमको बता देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, है ना। तो हम एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 11.1, ये क्या बता रहा है, a current of 0.5 amperes drawn by a filament of an electric bulb for 10 मिनट। करंट दिया हुआ है हमको I 0.5, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 1 मिनट में कितने हुए, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 10 में कितने हुए 10 इंटू 60, ये आ गया 600 सेकंड, सेकंड आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, क्या निकालना है, आई दिया है, टाइम दिया है, तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना ही होगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला हमको पता है, आई इक्वल क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू निकालना है तो यहाँ से आई इंटू टी हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद वो देखना है रिलेशन की किस फॉर्मूले में ये जो पूछा है और जो गिवन है वो आएगा, उस फॉर्मूले को ही वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ से हम आंसर निकाल देंगे। 0.5 इंटू 600, 10 आया, 0 से 0 कट गया, 5 6 या 30, 1 0 300, चार्ज है तो कूलम, ठीक है। यूनिट लगाना जरूरी है वरना नंबर कट जाएगा। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, 11.2, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज दिया हमको, चार्ज दिया हमको 2 कूलम, एग्जाम्पल नंबर 11.2, चार्ज दिया हमको 2 कूलम और हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, हमसे पूछा है वर्क डन, हमसे पूछा है वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला बताया था अभी, तीनों किस चीज़ में आ रहे हैं, W/Q, इस वाले फॉर्मूले में जो पूछा है और जो गिवन है वो तीनों आएगा। तो यहाँ से वर्क डन निकालना है तो W इक्वल V इंटू क्यू,
वी कितना दिया है हमको 12 वोल्ट और क्यू दिया है 2, तो यहाँ पे हो गया 24 वर्क की यूनिट हो गई जूल। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आंसर एकदम आएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो कि आपके सर्किट में यूज होते हैं जनरली। सर्किट डायग्राम टेबल आपको दी हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता देता हूँ क्या यूज़ होगा, मोस्टली क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को ई सेल लिख रहा हूँ मैं, ई सेल, सेल सिंपल, ही जो बड़ा वाला होगा वो प्लस, छोटा वाला नेगेटिव। अब आती है इलेक्ट्रिक बैटरी। बैटरी में कुछ नहीं, सेल को, बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो बन जाती है बैटरी। ये प्लस, प्लस के बाद सीधा यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये बन गई हमारी बैटरी। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। ठीक है, ये हो गई हमारी बैटरी। अगला हमको दिया हुआ है की मैं आपको बता चुका हूँ, की में दो होते हैं। ये कौन सा था, ओपन, और ये कौन सा था, क्लोज्ड। जबकि ओपन होगी तो करंट नहीं फ्लो होगा, जबकि क्लोज होगी तो करंट फ्लो होगा। ठीक, अगला हमारा आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अभी मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल आप देख लेना, इसका सिंबल ऐसे होता है। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है, जो की आ जाती है, उसमें जो की आ जाती है। जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे जो की आ गई। ये जो की यहाँ पे स्लाइड कर सकती है, जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। बाकी एमीमीटर और वोल्टमीटर मैं आपको मैं बता चुका हूँ। एक और सिंपल, बल्ब, बल्ब, बल्ब के लिए ऐसे यहाँ पे इसकी फिलामेंट बनाई और ये बन गया बल्ब। ठीक है, इतने ही मोस्टली यूज होंगे अभी आपके लेवल पे, बाकी आगे 12th क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा। बुक में आपके एक दो और दिए हुए, वो एक बार देख लेना। अगला है ओम्स लो। ओम्स लो, ओम्स लो क्या बताता है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। यहाँ पे हमने मान लिया एक्स एक्सिस पे आई, वाई एक्सिस पे हमने मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल। तो ओम्स लॉ हमको ये बताता है कि जैसे जैसे v चेंज होगा वैसे वैसे ही i चेंज होगा, जैसे जैसे v चेंज होगा तो वैसे वैसे ही i चेंज होगा। इसलिए ग्राफ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमारे ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जाता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सिंपल, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ i के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ i के। ओम्स लॉ हमको यही बताता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे i बढ़ेगा, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे i बढ़ेगा। तो जब हम यहाँ पे कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं r, उसको हम बोलते हैं r। उस कांस्टेंट का ही नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हम लेते हैं ओम। ओम्स लो से याद हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है इसकी ओम। तो हमारा ओम्स लो क्या हुआ, ओम्स लो, यहाँ से हमारा फाइनल एक फॉर्मूला बनता है ओम्स लो का। ओम्स लो का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला हमारा बनता है v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू आई आर, यूनिट होती है इसकी ओम्स, यूनिट होती है इसकी ओम, यूनिट होती है इसकी ओम। ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबल होता है ओम का। और ये साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, ये आ सकता है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। अब 1 ओम क्या होता है, 1 ओम,
1 ओम, इसको बोलते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 V/1, करंट को बोल देते हैं एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट/1 एम्पियर। डेफिनेशन, डेफिनेशन, जब किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट और उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा 1 एम्पियर का, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद होगा वो कितना होगा वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट उस टाइम पे रेजिस्टेंस होगा हमारा 1 ओम। ठीक, when the potential difference across a wire is 1 volt and the amount of current flowing through a wire is 1 ampere, then the resistance at that point is 1 ohm। ठीक, याद हो जाएगी, डेफिनेशन आ सकती है, एज इट इज छाप के आनी है, जैसे आपकी बुक में दी हुई है या मैंने बोली है वो एज इट इज छाप के आनी है। ठीक है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, देखो रेजिस्टेंस है, ये हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ, लेंथ के अब कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। इसको अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ये दो वायर है, दो वायर है, दो वायर है, सेम मटेरियल की है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी दोनों में हुई सेम, सेम मटेरियल तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी दोनों में हुई सेम। इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें ज़्यादा होंगे, यहाँ तक तो दोनों सेम है, इतनी पार्ट में इसमें हुए ज़्यादा, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा वो इसमें होगा कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपस में ज़्यादा टकराएंगे। ज़्यादा भीड़ होगी तो बाइक की स्पीड स्लो हो जाएगी, ट्रैफिक में जो आप बाइक चलाते हैं तो वो स्लो हो जाती है। ठीक उसी तरह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा वहाँ पे कम, करंट का फ्लो हो जाएगा कम, करंट का फ्लो हो जाएगा वहाँ पे कम। तो इसी वजह से लेंथ बढ़ी हमारी, लेंथ बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला फैक्टर जो इस पे डिपेंड करता है वो होता है एरिया, एरिया की करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लो दो सड़क है, ट्रैफिक दोनों पे उतना ही है, एक चौड़ी है एक कम चौड़ी है, तो जो कम चौड़ी है उसमें ज़्यादा कोलिजन, ज़्यादा एक्सीडेंट होने की चांसेस है, चलोगे आप धीरे धीरे, ठीक है, इतनी दूर नहीं जा पाओगे। तो जैसे यहाँ पे दो वायर हैं, एक की थिकनेस कम है एक की थिकनेस ज़्यादा है, तो जिसकी थिकनेस ज़्यादा है मास दोनों को सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में सेम है, इसमें बस खींच के हमने इसको कर दिया थोड़ा बड़ा, इसकी एरिया बढ़ा रखी है, इसको डेंस कर रखा है, तो डेंस में इलेक्ट्रॉन दोनों में उतने ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन दोनों में उतने ही है। यहाँ पे एरिया बढ़ गई, एरिया बढ़ गई तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो गए। जब कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो गए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया कम, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो कम कर पाएगा ईजिली। ठीक है, एरिया अब हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। अब जब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे यहाँ पे आर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए के, एल बाई ए के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रो, जिसको हम बोलते हैं रो, जिसको हम बोलते हैं रो, रो। तो रो की, रो का मतलब हुआ यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी का सिंबल। ठीक, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए सिंपल आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल, आर की यूनिट क्या थी ओम, इसकी हुई मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कट गया, यूनिट आई इसकी ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो जो हमारी ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होते हैं ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये टेम्परेचर पे वेरी करते हैं, टेम्परेचर पे वेरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अलॉय होते हैं
अलॉय होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो है टेम्परेचर बढ़ने में उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसमें करंट फ्लो होगा कम और हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हीट प्रोड्यूस होने लगती है, इसीलिए जो हमारे बल्ब होते हैं या हीटर होते हैं तो इसमें अलॉय यूज होते हैं। जैसे बल्ब में क्या यूज होता है, टंगस्टन, बल्ब में यूज हो गया टंगस्टन, और हीटर्स में यूज होता है निक्रोम। दोनों अलॉय हैं, ये दोनों अलॉय हैं, और ये बर्न नहीं करते, बर्न नहीं करते जल्दी से, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है इनके टेम्परेचर के साथ। अगला अगला हमसे एक एग्जांपल आ गया यहाँ पे, एक टेबल दी हुई है 11.2 कंडक्टर अलॉय इंसुलेटर। इसमें केवल वो याद कर लेना कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कितने से कितने तक चेंज हो रही है। जैसे इसमें दिया हुआ है 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 तक। उसके बाद अलॉय की आ गई है 10⁻⁻6 से 10⁻�6 तक, ये सेम रेंज में ही रही है। इंसुलेटर की आ गई 10⁻14 से 10⁻12 तक। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए इंसुलेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कंडक्टर यूज़ होते हैं। और अलॉय यूज़ उसमें होते हैं जिसमें हमको थोड़ी हीटिंग चाहिए होती है या ग्लो चाहिए होता है, ठीक है, उसमें हीट लॉस बहुत होता है, इसलिए हम अलॉय वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला आ गया एग्जाम्पल 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 11.3। इसमें हमसे पूछा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज फिलामेंट 1200 ओम। 220 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया हमको 1200 ओम, 1200 ओम, 1200 ओम। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। पहले हमको करंट निकालना है बल्ब का, ठीक है, पहले इससे यहाँ पे करंट निकालना है बल्ब का। तो उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से I कितना आ गया हमारा V बाई आर। V कितना गिवन है 220, R दिया हुआ है 1200, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 ऊपर, नीचे 60, 11 और 60। तो कैलकुलेट जब करेंगे इसका आंसर आ रहा है 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर 220/1200, ठीक है। आगे पूछा है हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100। अगला जो पार्ट है वो भी सेम है, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे है, अच्छा अभी और एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 11.14, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमको पोटेंशियल दिया हुआ 60 वोल्ट, व्हाट इट ड्रॉज अ व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट उसमें ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर का, तो फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। देखो पहले हमको पोटेंशियल दिया और हमको करंट दिया, वहाँ से हम ओम लॉ लगाएंगे, वहाँ से हम रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हमारा दूसरा वाला हमारा जो इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है 120 वोल्ट का, फिर से दोबारा ओम लॉ लगा के जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि कंडक्टर सेम है, बस पोटेंशियल चेंज हुआ तो वहाँ पे करंट वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम दोबारा करंट निकालेंगे, सिंपल है, इसी की तरह है, ये भी आप खुद सॉल्व करना। अगला आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.15। एग्जाम्पल नंबर 11.15, इसमें दिया हुआ है ये वाला एग्जांपल मैं खुद कराऊंगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, 1 मीटर 26 ओम। एग्जांपल नंबर 11.15, 11.5, लेंथ दी है हमारे को 1 मीटर, आगे रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 26 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कोई वेरी नहीं करेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर केवल आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है, उसकी कोई नीड नहीं है इसमें। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, डायमीटर दिया हुआ हमको 0.3, डायमीटर दिया हुआ हमको 0.3 mm में। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब मीटर में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर, 3 × 10⁻⁴ मीटर।
इसके बाद पूछा है ना, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकाल लिया, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या लेंथ है, आर है, और ये रेजिस्टेंस है, और ये रेडियस आ गया हमारा, वो डायमीटर आ गया मीटर में। रेडियस करने के लिए यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा रेजिस्टिविटी भी हो, लेंथ भी हो, रेजिस्टेंस भी हो और एरिया भी हो। अब हमको निकालनी है रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे 26 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी हमको निकाल लिया, लेंथ दी हुई है 1 मीटर, लेंथ दी है 1 मीटर, और इसको यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है भाई, बाय आर किसी यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जैसे ये है, तो इसका ये वाला एरिया, सर्कुलर पार्ट में एरिया काट के उसको, जैसे ये है, तो इसका ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें से कितना करंट फ्लो करता है, उससे कितना करंट फ्लो करता है, ये वाले करंट फ्लो निकालने के लिए इस वायर से किसी भी एरिया को हम मान लेंगे ऐसे, तो उसका सरफेस वाला, इस एरिया को जब फाइंड करेंगे तो इसमें सर्कुलर आती है वायर, ऐसी होती है सर्कुलर, ऐसी होती है सर्कुलर, तो जब कट करेंगे तो वो सर्किल आ जाएगा, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो रो क्या हो जाएगा 26 इंटू पाई को लिख देंगे 3.14 पाइक यूनिट, आर हो गया हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁴, स्क्वायर है तो एक बार वो लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 26 81.64, 81.64, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 80। अब इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये हो गया 2.25 इंटू 10 टू पावर हो गई यहाँ पे 8, 10 पावर 8 हो गई। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 183.69, 183.69 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब ऐसा तो इसमें लिख नहीं सकते, पहले इसको करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जब करेंगे तो यहाँ पे 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे आ गया 4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम साइंटिफिक टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हम लगाते हैं एक के बाद, जब एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी फिर 1.84 10⁻⁻6 इतनी हो जाएगी। रेजिस्टिविटी है, यूनिट क्या हुई, ओम, ओम मीटर, ओम मीटर रेजिस्टिविटी। अब आगे इसमें क्या पूछा है, यूजिंग टेबल 11.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल 11.2 पे अगर देखेंगे तो क्या आंसर है 1.84 इंटू 10⁻⁶। टेबल में हम मैच करेंगे तो ये हमारा जा रहा है एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है मैंगनीज की, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है मैंगनीज की, तो मटेरियल क्या हुआ, मैंगनीज। ठीक, ये हो गया। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L 11.6 हो गई, लेंथ दी हुई है हमको L, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है A। ठीक, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसका हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू रो L/A, ये हमको पता है 4। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 4 ओम, ये इसके बराबर है 4 ओम के। आगे क्या पूछा है इसमें, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, ये इसको R1 मान लेते हैं, तो R2 क्या हुआ हमारा, लेंथ है हमारी L/2, लेंथ है हमारी L/2,
एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा 2a, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 2a, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 2a, तो इसको ऐसे लिख देते हैं L/2/2a, L/2/2a, ये कहाँ से आ गया, L/2/2a, तो ये क्या हो गया 1/4 रो L/a। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 4 ओम, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 4 ओम, वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 1 ओम, 1 ओम। R2 की वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल था। इस तरीके के ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं कि लेंथ आधी कर दी या लेंथ डबल कर दी, एरिया आधा कर दिया या एरिया डबल कर दिया, तो ये इस वाले की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इस पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, और ये हो जाएगा, हो गया। दो सिस्टम होते हैं, या तो ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं रजिस्टर, या तो सीरीज में या पैरेलल में, या दोनों मिक्स होते हैं। मिक्स वाले अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे 12th में आएंगे। मिक्स वाले आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे 12th में आएंगे। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, कैमरे में थोड़े वेपर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देख रहा होगा लिखा हुआ, आप उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे सीरीज के लिए कैसे करते हैं, सीरीज में ऐसे लगते हैं, ठीक है, ऐसे लगते हैं सीरीज में। ये मान लिया हमने सेल, ये लगा दिया सेल, ये हो गया हमारा R1, R2, R3। पैरेलल में कैसे लगेंगे, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, ये हमारे लग गए पैरेलल में, और ये सेल्स हो गए कनेक्ट, R1, R2, R3। अब याद करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है हमारा जो पोटेंशियल होगा वो करेगा वेरी, वो करेगा वेरी, और आई जो होगा वो हमारा होगा सेम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई करेगा वेरी, और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा होगा सेम। ये याद करने वाली बात है, ये याद करने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है हमको कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो कैसे निकालेंगे, और अगर पैरेलल में है तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया यहाँ पे जैसे पोटेंशियल सेम है, तो इसका हो गया हमारा V1 होगा इसके अक्रॉस हो गया V2 इसके अक्रॉस हो गया 3। तो हम जब पोटेंशियल निकालेंगे इसका नेट वाला, तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ओम्स लॉ लगाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ पे V की वैल्यू, V की जगह हम लिख सकते हैं IR, सीरीज में तो IR सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यहाँ पे IR1 आ गया, यहाँ पे IR2 है, यहाँ पे IR3 है। ठीक है, अब यहाँ पे I कॉमन लेके कट जाएगा, I कॉमन लेके यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास जो नेट बचेगा इसका, वो बचेगा R सीरीज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया सीरीज में। इनकी वैल्यू आपको दे देंगे, पूछ लेंगे कि नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है। दूसरा, यहाँ पे I चेंज हो जाएगा, यहाँ पे I होगा I1, यहाँ पे I होगा 2, यहाँ पे I होगा 3। करंट आ रहा है, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो I को निकालने के लिए यहाँ पे वही हमारा ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, V = IR। I जब निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो नेट I यहाँ पे जब हम निकालेंगे, I नेट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I एक ही जगह हम लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब I की जगह ना, तो यहाँ पे होगा V/R, पैरेलल के लिए RP लिख दिया, तो यहाँ पे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, V/RT। V कॉमन लेंगे,
वी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, वी बाई आर पी, वी कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वी कॉमन हो गया, ये इधर जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर नेट क्या बचा, नेट आ गया हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला आ गया आर पैरेलल। पैरेलल में अगर रजिस्टर्स है हमारे तो उसका जो नेट है वो कैसे निकालेंगे, ये उसका है। ठीक है, एक बार देख लो, इसको नोट कर लेना, एक दो बार आपको ट्राई करोगे तो आपको ड्राइव करना भी आ जाएगा। सिंपल है, ओम लॉ लगा के ड्राइव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, पैरेलल में कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm। ठीक है, कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक लैंप है, लैंप का भी दिया है, कंडक्टर भी दिया है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे R1 प्लस R2, एक का है 20, दूसरे का है 24, दूसरे का है 4, दोनों को ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। उसके बाद पूछा है आपसे कि 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, और उसके करंट निकालना है, ओम लॉ लगाओगे सीधा करंट आ जाएगा। ये आप खुद कर लेना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो मैं बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी मैं बता चुका हूँ, पैरेलल का भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे गिवन। अगला आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसा समझेंगे जैसे आपके घर में रेजिस्टेंस लगा होता है, पंखा है, पूरे दिन चलाओगे, आइडल तो है नहीं, कोई भी आज तक आइडल नहीं बना, अगर आइडल बन जाएगा तो वहाँ पे हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा। आइडल है नहीं, इसलिए जब वो पंखा पूरे दिन चलता है चलता है चलता है तो वो हो जाता है गर्म, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कुछ एनर्जी होगी जो ब्लेड्स रोटेट करने में जाती है मोस्टली एनर्जी, और थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होती है उसको ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको हम कैसे समझाएंगे अभी देखते हैं, उससे पहले हम समझते हैं पावर। पावर क्या होगी, पावर इसको डिनोट करेंगे P से। मान लो आपको कोई वायर दी हुई है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ उसका R, उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, और उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कर रहा है Q, वो कर रहा है Q, वो कर रहा है Q। तो लगातार करंट फ्लो कराने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ेगी, लगातार करंट फ्लो कराने के लिए टाइम t में कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो करंट फ्लो कराने के लिए एनर्जी देंगे तो उसको हम एनर्जी को यहाँ पे मान रहे हैं पावर दे रहे हैं, पावर, पावर दे रहे हैं, पावर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V वायर का, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज फ्लो करवा रहे हैं लगातार टाइम t के लिए। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस में V पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज Q फ्लो करेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज Q फ्लो करेगा टाइम t के लिए, तो वही हमारी हो जाएगी पावर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर, कितनी पावर हमें देनी पड़ेगी इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए टाइम t में, जिस उस वायर में जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक, अब V हमें पता है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जब यहाँ पे हम I इक्वल टू क्यू बाई टी, अब हम इसकी जगह यहाँ पे क्यू बाई टी हमको पता है, तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला बता सकते हैं वी आई, पावर का एक और फॉर्मूला आ गया वी आई, वी आई, वी आई। ठीक, अब एनर्जी क्या हुई, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी एक हमने पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। हमको पता है एनर्जी ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है।
तो जब हमें पता है वहाँ पे दूसरे फॉर्म में जाती है, तो जैसे कोई फैन है तो उसमें वो रोटेशनल, उसके फैन के रोटेशन में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी देती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो वो कितनी एनर्जी लॉस हुई, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एस से, कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो जितनी देर हमने पावर कितने टाइम के लिए दी है, पावर कितने टाइम के लिए दी है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी हमने किसी इक्विपमेंट को दी है, कितनी पावर वो कंज्यूम करता है और कितनी देर वो चला है, कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है और कितनी देर चल रहा है, उतनी ही एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, उसको एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी, उसको उतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो आपके घर में मीटर्स लगे होते हैं वो यही मेज़र करते हैं कि आपके घर में कितने इक्विपमेंट्स हैं और कितनी देर के लिए चल रहे हैं। इक्विपमेंट्स की हर एक की पावर होती है कि इसको इतनी पावर चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए, वो एनर्जी जो आपके वायर से आती है ना, आपके घरों में वो एनर्जी आती है, एनर्जी सप्लाई है वो। ठीक, तो यहाँ पे पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच, पी की वैल्यू क्या है, वी इंटू आई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई टी, वी आई टी। आगे चलते हैं, वी आई टी। अब एक तो ये आ गया, अब हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है हमारा वी इक्वल टू आई आर। तो v इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, v की जगह आई आर लिख देंगे, v की जगह जब आई आर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा टी, आई स्क्वायर आर टी। ये टाइम है, ये टाइम है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, छोटे वाले टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी कंफ्यूज हो गया कि टेम्परेचर है क्या। ठीक है, एसी को हम बोलते हैं, एसी को बोल देंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। पावर आपको पता चल कि पावर क्या है, पावर क्या है, पावर हम किसी इक्विपमेंट की कैसे निकालते हैं कि उसको कितने वोल्टेज सप्लाई चाहिए, कितना चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना चार्ज में फ्लो कर रहा है उतनी ही उसकी पावर होगी। उसको अगर उसकी वोल्टेज तो ज़्यादा, यहाँ पे इंडिया में 220 वोल्ट की होती है, उसमें ज़्यादा चार्ज फ्लो करवाना होगा, वायर ज़्यादा होगी तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक, मोस्टली आजकल तो आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कम कम में आ रही है, कम कम में तो उसके जो कंडक्टर होते हैं ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, हीट लॉस वहाँ पे कम हो रहा है, जिससे कि उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। एलईडी बल्ब आ गए आजकल नॉर्मल से हटके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लॉस, वो हीटिंग लॉस बहुत कम हो रहा है। आजकल ये क्वेश्चन है कि हीट अपनी जो एनर्जी है वो उसका लॉस कैसे कम करें। ठीक है, आगे अगला एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल नंबर 11.10, 11.10, 11.10। इसमें है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। पावर दी हुई है हमको, पावर दी हुई है 840 वॉट। ठीक है, 840 वॉट। आगे पूछा है हमसे व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम हीट हो रहा है ये, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, हीटिंग अगर मिनिमम है। वोल्टेज सेम रहेगी दोनों में 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, करंट और रेजिस्टेंस पूछा है यहाँ पे ईच केस में। निकालना क्या है, वोल्ट पता है हमको 220, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई निकालेंगे तो यहाँ से हमारे ये करंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ का, करंट पता है, वोल्टेज पता है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ से हमारा आर भी आ जाएगा, यहाँ से हमारा आर भी आ जाएगा। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करना। आई निकालना है, पी वाई वी 840 बाई 220, 840 बाई 220। जब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.82, 3.82 एम्पियर। इसके बाद ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर,
220 पता है, ये करंट अपॉन में आ जाएगा 3.82। रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, रेजिस्टेंस हमारा आएगा यहाँ से 57.60, 57.60 ओम। यूनिट लगाना मत भूलना, वरना एक नंबर एकदम जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। अगला पार्ट इसका ऐसे ही सेम एक्सैक्ट होगा, उसमें बस यहाँ से पावर जो हमको मिनिमम वाली दी हुई है यहाँ पे वो यूज़ हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें सेम। पावर यहाँ पे जब चेंज होगी ये करंट चेंज हो जाएगा, यहाँ से करंट चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे अलग आएगा, फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल 11.11, इसमें पूछा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। हीट पता है हमको 100 जूल, टाइम पता है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस पता है 4 ओम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब वी निकालना, वी निकलेगा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से तो यहाँ से हमको जो चीज़ गिवन है तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे करंट। करंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था I²RT, तो जब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो H है हमारा 100, I², R है हमारा 4, टाइम हमारा है 1 सेकेंड, तो यहाँ से I² कितना होगा 100/4, I² यहाँ से ये जाएगा 25, आई की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से √25, 5 एम्पियर। इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे ओम्स लो, V = IR, 5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस था 4, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। आगे समझ। अगला है टॉपिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट हो, इसमें वही एग्जांपल्स वगैरह हैं कि फैन जब चलता है गर्म हो जाता है, या बल्ब है वो ग्लो, पहले वाले आते थे जिसमें येलो लाइट निकलती तो वो हीट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा देर चलाते, अगर उसको हाथ लगाते तो हाथ जल जाएगा। हीटर है उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा ब्लर होने लगा है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जब पढ़ेंगे उसके लिए अगले पेज पे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले पढ़े P = VI, फॉर्मूले तो हमारे हो गए। तो पावर निकालने के, पावर में क्या होता है, P = VI, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट क्या हुआ, 1 वॉट क्या हुआ, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जब पूरा एम्पियर लिखेंगे ना, पूरा एम्पियर लिखेंगे या कोई भी यूनिट जब पूरी लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल बनेगा, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल बनेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसमें अब वॉट जो है बहुत छोटी यूनिट होती है, जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, वोल्ट लगे होते हैं 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर में क्या होगा, कितने, इसमें निकालें कितनी, इसको हम जब जूल में कन्वर्ट करेंगे, अब 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी होगी या पावर होगी, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, किलोवाट में क्या होता है 1000 वॉट होते हैं, 1000 होते हैं वॉट, इंटू 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 1 घंटे में हो गई 60, तो मिनट हो गई। तब 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, बेसिक यूनिट SI यूनिट में लेके जाएंगे, जब SI यूनिट में लेके जाएंगे ना, तो कितनी सेकंड हो गई 1 मिनट में 60, तो ये होगा 1000 इंटू 3600, 1000 इंटू 3600, 1000 इंटू 3600, तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक जब लिखेंगे इसको 3, एक तो ये हो गया, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10⁵ तो वैसे हो गया, साइंटिफिक में लिखने का 3.6 यहाँ लगाएंगे तो ये हो गया 10⁻⁴
10⁶, ये हो गया जूल। 1 किलोवाट आवर में इतना होता है, 1 किलोवाट आवर में इतना होता है। इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। वी दिया है, आई दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगाना, P इक्वल टू वी आई, वहाँ से आ जाएगा आपका आंसर। 1 वॉट को मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, इसको बता देता हूँ। 1 वॉट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर विच इज प्रेजेंट in it is the amount of power consumed by a device carries a current of 1 ampere which is when operated at a potential difference of 1 volt, at a potential difference of 1 volt। आया समझ में। it is the amount of power consumed by a device carries a current 1 ampere which when operated at a potential difference of 1 volt, 1 volt, 1 volt, तो वो आ जाएगा अपना आंसर 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट और कोई कैरी कर रहा है, वो कोई डिवाइस करंट कंज्यूम कर रहा है या कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का, तो जो उसकी जो पावर रेटिंग आएगी ना, वो आएगी 1 वोल्ट, वो आएगी 1 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कोई टॉपिक ख़त्म, चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। यहाँ पे एक काम करते हैं, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, सब एक जगह पे लिख देते हैं, फॉर्मूला शीट बता देते हैं, फॉर्मूला शीट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये लिख लेना एक पेपर पर, मेरे साथ न्यूमेरिकल करने से बेटर फॉर्मूले सामने रहेंगे तो आसानी होगी, भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। पहला हमने पढ़ा I इक्वल क्यू बाई टी, करंट निकाल लेगा। दूसरा पढ़ा आपने V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। फिर हमने पढ़े रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, सीरीज में हो गया अपना R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने पढ़ा R पैरेलल का, ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक हमने पढ़े ओम्स लॉ के फॉर्मूले, V इक्वल टू IR वाला। फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था एक, R इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ से रेजिस्टिविटी का आ गया था हमारा R इंटू ए बाई एल, ठीक है। 6 हमने फिर पढ़ा पावर का क्या पढ़ा हमने, एक तो पढ़ा V क्यू बाई टी, जब क्यू बाई टी की जगह हमने दूसरा रखा तो पावर का एक फॉर्मूला आया VI। उसके बाद हमने पढ़ा हीट का पढ़ा हमने, पावर इंटू टाइम होता है तो V इंटू आई इंटू टी, हीट का। फिर हमने एक और पढ़ा फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला, उसमें क्या आया HV का ओम्स लॉ लगा के क्या आ गया था हमारा I² R इंटू टी। शायद इतने ही बचे थे बस फॉर्मूले, और भी हैं, बस इतने ही फॉर्मूले हैं। इतने आपको फॉर्मूले याद होंगे या ड्राइव भी करोगे ना तो सब निकल जाएंगे। मेन ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और एक फॉर्मूला ये कि पावर में क्या होता है ये। बाकी ये ड्राइव हो जाएगा, ये भी ड्राइव हो जाएगा, ये भी ड्राइव हो जाएगा, ये दोनों रटे होने चाहिए। इसमें ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ में हमारा जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल वेरी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करंट वेरी कर जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर अपना हो गया ख़त्म। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के लिए। सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितने भी फ्री में पढ़ाया मैंने, कोई उसमें वो नहीं, फ्री पढ़ाने चाहिए। दोस्तों का भी अपना भला करना, शेयर कर देना इस वीडियो को। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और 1 शॉट के साथ। चैप्टर आपको तभी पता चलेगा, इतने आप इसकी प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल करना। कोई भी अगर डाउट हो तो बुक का नाम, अगर कोई साइड बुक आप कर रहे हो, कोई साइड बुक करनी पड़ेगी, 10 ईयर्स लगाना। 10 ईयर्स में भी अगर कोई दिक्कत है तो ईयर लिख देना और क्वेश्चन नंबर लिख देना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अगली वीडियो से पहले वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।